कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सकती है? पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के इकदाम वहां भी आपको जिसे कहते हैं ना बेबी स्टेप से काम शुरू करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है भारत में, मुझे ये लगता है कि वो ये समझती है कि अगर पाकिस्तान पे दबाव बनाए रखा उन्होंने तो पाकिस्तान जो है वो प्रेशर में आ जाएगा और बहुत सारे कंसेशन हम पाकिस्तान से ले सकेंगे और पाकिस्तान को मजबूर कर देंगे एक ऐसे मुकाम पे जाके जहाँ पाकिस्तान के पास मजीद कोई ऑप्शन ना रहे। मसला ये कि हमारे हलीफ ममालिक की तादाद भी कम होती जा रही है। एक जमाने में सऊदी अरब आपका बहुत बड़ा हलीफ था, वो नहीं रहा। ईरान साथ पे ताल्लुकात कशीदा हैं, अब तुर्की तक से ताल्लुकात में कशीदगी आ रही है, अमेरिका से तो है ही कशीदा। तो मुझे ये लगता है कि आपके हमारे ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। हमें खारजिया पॉलिसी पे, हमें अपनी जो हमारी माशी पॉलिसीज हैं उन पे काम करना पड़ेगा। और ये जो बार बार हम क्या 28 दफा ले चुके हैं IMF से बेल आउट पैकेजेस देते हैं और इस तरह जो कहते हैं फायर फाइटिंग करते हैं, हर मसला खड़ा हो जाए उसको फिर आग बुझाने, फिर अगली आग तक देखा जाएगा। तो उसको छोड़ के जिस तरह साहब ने कहा था कि हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं, सिर्फ खारजा पॉलिसी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, जॉब पे पॉलिसीज बनानी पड़ेगी और उन पे काम करना पड़ेगा, मईशत को मुस्तहकम करना पड़ेगा, खारजा पॉलिसीज के खतूत वाज़ा करने पड़ेंगे ताकि लोग जब आपसे नेगोशिएट करने आए तो उनको पता हो कि वो किस पैरामीटर में रह के आपसे नेगोशिएट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे काम करने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त तो सारा फोकस जो है इस पे कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। कि हमारी खारजा पॉलिसी में जहाँ हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अहम है, यकीनी तौर पे वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात गैर मामूली तौर पर अहम होते हैं। तो आप समझते हैं नई हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट की इंडोर्समेंट है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ये वाकई एक फैक्ट है? चूँकि आप फॉरेन ऑफिस में रहें, कश्मीर वहाँ डिस्कस होता है, अफगानिस्तान वहाँ डिस्कस होता है, पिछले बरस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इंजमाम बाकायदा डिस्कस हुआ, 5 मीटिंग्स हुई उसके ऊपर। तो ये जब सारी चीज़ें खारजा पॉलिसी की, जैसे कि डॉक्टर हुमा बकाई साहबा कह रही हैं कि ये जब मिलिट्री ओनरशिप होती है तो तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहब ने जो मुख्तसरन जायज़ा लिया है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, और बहुत खरा जायजा लिया। इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है या जो हमारी मिलिट्री का, आर्मी का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, उसको ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि 100% जो है वो फॉरेन पॉलिसी उधर से ही चलाई जाती है, फौज ही फॉरेन पॉलिसी बनाती है, फौज ही फॉरेन पॉलिसी चलाती है। उसमें कुछ एरियाज इत्तेफाक से उनका तयन कर दिया गया है कि इनमें आपने मुशावरत करनी है और इसमें जो है वो फौज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। मिसाल के तौर पे जब न्यूक्लियर मामलात की बारी आएगी तो उसमें फौज का ये कहना है कि उसमें उनको शामिल किया जाए। उसके बाद आता है आपका हिंदुस्तान से ताल्लुकात, वॉशिंगटन से, अमेरिका से ताल्लुकात, ये जो CPEC वगैरह का कोई बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है तो उसमें, अफगानिस्तान खास तौर पे। इसके अलावा अगर आप कहें कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या जो फौज है वो ये भी जानना चाहती है कि अफ्रीका में क्या पॉलिसी है पाकिस्तान की, लैटिन अमेरिका में क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, फिलीपीन से कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, या फॉर दैट मैटर ये जो आपका पूरा का पूरा ग्लोब है, इसमें से सिर्फ 4-5 मुल्क निकाल दीजिए जिनके बारे में कि फौज का जो हमें प्रैक्टिस नजर आ रही है कि उसमें, और उसमें भी मैंने ये देखा है, यानी 35 साल हम इस दश्त की सहरा नवर्दी की है हमने, कि उसमें बहुत ज्यादा हद तक वो कोशिश करते हैं कि एक मिल के बात हो, एक ऐसा कंसेंसस डेवलप हो जिसमें कि जब भी हमने कुछ करना है, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान पे हमला होता है, इराक को जाया कर दिया जाता है, शाम में क्या हो रहा है, उसमें यह है कि फौज बाकायदा तौर पे उसमें शामिल है फॉरेन पॉलिसी के प्रोसेस में, लेकिन इसमें कुछ और स्टेक होल्डर्स भी हैं। मैं आपको यहां पे ये बताता चलूं कि हमारे जो थिंक टैंक्स हैं जी, जो जिस तरह हुमा बकाई साहबा हैं, यानी वो लोगों उनके हम बाकायदा पढ़े जाते हैं, मकाले लिखे हैं, मज़ामीन लिखे हैं, अखबारात हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका मतीन हैदर है, ये सारे लोग जो लिखते हैं उनको कोलेट किया जाता है। फिर आपके 100 से ज्यादा मिशंस अब्रॉड हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, इनपुट लेते हैं, केबल्स भी आती हैं।
इस तरह की जिस केबल की तरफ आप इशारा करके मुस्कुरा रहे हैं ना, जी। इस तरह की केबल कभी कभी आती हैं। कभी-कभी और इस केबल के साथ जो हुआ है, ये वाह। मेरी जिंदगी में तो ये पहली दफा हुआ है, कितनी खौफनाक केबल आई है। पहली दफा हुआ है। जी डॉक्टर साहबा, कितनी खौफनाक केबल आई है जिसने पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचा दिया। देखिए ना जी, बस वही हुआ कि somebody refused to toe the line. Yes, here is the अमूमी point. तौर पे we toe the line. This time क्योंकि एक गैर रवायती सियासतदान था, एक गैर रवायती तरीका सियासत है, और उस गैर रवायती तरीका सियासत में उन्होंने उसको इस तौर इस्तेमाल कर लिया जिस तौर इस्तेमाल हुआ। और अब मेरा ख्याल है कि हम सब उसमें फंस गए। अब मुझे लगता है वो जरूरी है, वो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे और अमेरिका के जो ताल्लुकात है ना, उसमें इस तरह के मसला पहली दफा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ सलाला भी हुआ है, हमारे यहाँ उसामा बिन लादेन भी हुआ है, और फिर जब जरूरतें पड़ती हैं, कन्वर्जेंस होती है, तो वी मूव ऑन। तो मुझसे बहुत दफा लोगों ने बाहर के टेलीविजन पे और यूएस से भी लोगों ने कहा कि इज दिस समथिंग व्हिच इज गोइंग टू fracture the relationship. I think no, it's not going to fracture the relationship. जो हमारी relationship की thematics हैं कि हम utility partner हैं, हम tactical partner हैं, हम जरूरत के वक्त कल्टिवेट किए जाते हैं, हम नॉन नेटो अलाय हैं, हम मोस्ट अलाइड अलाय हैं, हम मोस्ट सैंक्शनड अलाय हैं, और हम मोस्ट बॉन्ड अलाय हैं। ये हमारी हकीकत है 70 सालों की जी डॉक्टर साहब। अनवर इकबाल साहबा, डॉक्टर उमा बकाई और एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब इस बात पर कायल हैं कि वाशिंगटन का अभी भी दबाव है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर। आप क्या समझते हैं? केबल के ऊपर तो हम बहुत बात कर चुके, लेकिन आप चूंकि पहली दफ़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप यकीनी तौर पर उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे वाशिंगटन से दबाव आता है और वो कंप्रोमाइज हो जाती है? यानी मतीन, हम बहुत आइडियलिस्टिक बातें करते हैं कि दबाव आता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती। कौन सा ऐसा मुल्क है जिस पे दबाव नहीं आता? कौन सा ऐसा मुल्क है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? इवन अमेरिका को करना पड़ता है। अमेरिका ने नहीं किया आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के मौके पर। जब अफगानिस्तान में उनको आपकी जरूरत थी, उस वक्त उनको क्या, वो अमेरिकी बिल्कुल बच्चे हैं, उनको नहीं पता था कि आप न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, आप बनाने के करीब पहुंच गए। पता था, लेकिन उनके इंटरेस्ट ऐसे थे कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। आपका भी ये है कि इस वक्त आपको ये लगता है, आप अभी तक अपना, मेरा ख्याल है एक जमाने में मुझे लगता था कि आपने माइंड अपना मेकअप कर लिया और आपने फैसला कर लिया है चीन की तरफ जाने का, लेकिन अभी तक लगता है कि आप अभी भी इधर उधर दोनों तरफ जाने का सोच रहे हैं। तो फिर भी अब आपको ये लगता है कि क्योंकि आपके मफादात अमेरिका से उस तरह इतने मजबूत मफादात वाबस्ता नहीं है जैसे पहले थे, तो इसलिए आप भी और ऑप्शन की तरफ देखते हैं। वो भी, उनका भी मसला है चीन को कंटेन करने का, और वो इंडिया की तरफ देखते हैं, इंडिया को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मफादात में फर्क, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, उसकी वजह से आपको दूरी नजर आ रही है। अब भी आपके लिए एक गेम ओपन है, अगर आप खेलना चाहें, जो कि आप नहीं खेलेंगे, जाहिर है, खेलना चाहिए भी नहीं। तो यह है कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को उसी तरह इस्तेमाल करने दें जिस तरह केपी और बल्तिस्तान हुए थे किसी जमाने में अफगानिस्तान के लिए, और वहां से बंदे के जाएं सिंकियांग में और वहां जाके लड़ें, तो आपको फिर आप बहुत ही अहम हो जाएंगे, अलाई हो जाएंगे आप। वो तो कोई मसला नहीं है, वरना आप मोस्ट सैंक्शन रहेंगे। अब मफादात होते हैं मुल्कों के, ये तो अब क्लीशे बन गया है। डॉक्टर साहब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि कौमों के दरमियान दोस्ती नहीं होती।